तो आज तारीख है 16 दिसंबर और आज हम 15 और 16 दिसंबर दोनों का करंट कवर करेंगे। तो इंडिया की जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी, पीएनआर, दैनिक भास्कर, सबकी जो भी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज द हिंदू के अगर फ्रंट पेज की बात करें 15 तारीख के, तो एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में न्यूज़ आई है कि 30 साल में सबसे ज़्यादा रहा है, तकरीबन 14%। एक चार धाम के बारे में न्यूज़ आई है जिसको अभी अपन डिटेल में कवर करेंगे आगे। एक जो श्रीनगर में मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, हम लोग देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में न्यूज़ आई है। और एक जो लखीमपुर को लेके एसआईटी पैनल बनाया गया था उसको लेके न्यूज़ आई है कि उसने ये बता दिया है कि ये लखीमपुर में जो भी किसानों को मारा गया था वो प्लान्ड था पहले से। तो दैट्स ऑल फ्रंट पेज पे तो यही है। अगर एग्जाम की बात करें तो केवल एक ही न्यूज़ जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट को लेके आई है। अभी हुआ क्या था, जो हम देखते हैं चार धाम यात्रा है, उसके लिए 3 अलग अलग हाईवेज हैं जो बॉर्डर के पास से गुजरते हैं, जिनको हमारी केंद्र सरकार ने और ज़्यादा ब्रॉड करने की बात की थी और ज़्यादा चौड़ा करने की बात की थी। लेकिन उस चक्कर में काफ़ी पहाड़ वगैरह भी काटने पड़ेंगे, काफ़ी एरिया को काटना पड़ेगा, जिस वजह से एनजीटी ने मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया एट दी एंड कि वो सब ठीक है लेकिन हमें सिक्योरिटी की चीज़ें ज़्यादा पहले देखनी है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हरी झंडी दे दी है कि हाँ इन तीनों हाईवेज को चौड़ा कर दिया जाए। तो अब देखते हैं, अब ये काम शुरू हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है UNFCCC को लेके, कि अभी एक हाल ही में वो आया था ड्राफ्ट, जो कि आयरलैंड और जो निगर है वो दोनों देश लेके आए थे कहाँ पे, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये इसलिए कि UNFCCC जो है उसको UNSC के अंदर ला दिया जाए। और इस पूरे पे काफ़ी लोगों ने साइन किए, काफ़ी लोगों ने नहीं किए। इंडिया और रशिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। अब वजह क्या है? वजह ये है कि इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से रुपए लेती हैं ये कहकर कि तुम लोगों ने पहले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते 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 और अपने आप को डेवलप कर लिया है, और अब हमें फाइनेंशियल एड दो अगर हम भी इन चीज़ों को यूज करें, वरना हमारी डेवलपमेंट में बाधा पड़ेगी अभी से हम अगर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी इन सब पे जाते हैं तो। लेकिन अगर UNFCCC UNSC के अंतर्गत आ जाएगा तो सीधी सी बात है, फिर तो हर बात UNSC में होगी UNFCCC को लेके, और जो P5 कंट्रीज हैं वही फिर उसका फैसला लिया करेंगी। तो इसी को देखते हुए रशिया और इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है कि डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान ना हो। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 मेंबर्स होते हैं इसके टोटल, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, और इंडिया अभी इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। अभी इसकी स्टार्ट हुई है, 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनता है कोई भी देश। तो दैट्स ऑल। एक न्यूज़ आई है CGI रमन्ना के बारे में, कि जो हमारे CGI रमन्ना है उन्होंने ये कहा है कि जो कोलिजियम होता है, कोलिजियम यानी कि CGI और प्लस जो टॉप 4 मोस्ट जजेस होते हैं, सबसे बड़े जो सीनियर जजेस होते हैं, उनमें 50% तकरीबन महिलाएं भी होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है। अब देखते हैं इसको लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। अगर वैसे हम लोग बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट में आज तक ज़्यादा महिलाएं रही नहीं है, कुछ 15-16 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, जिनमें पहली महिला की बात करें तो फातिमा बीबी थी जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी इंडिया की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो पेज नंबर 11 पे आई है 15 तारीख की ही द हिंदू में, कि जो Pfizer को लेके आई है, कि Pfizer जो हम जानते हैं कोरोना वैक्सीन बनाती है, उन्होंने अभी हाल ही में कोविड पिल बनाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसको अगर खा लिया जाए तो ये तकरीबन कोरोना पे 90% इफेक्टिव है। बाय द वे अपने फेस के सेकेंड ट्रायल में है और 1200 लोग पे इसका ट्रायल किया गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेके, SJFOI को लेके। तो जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो एक मेडल देती है, जिस मेडल का नाम होता है SJFI मेडल। तो SJFI मेडल इस बार जो दिया गया है वो सुनील गावस्कर को दिया गया है, जो हमारे ऑल टाइम बेस्ट क्रिकेटर में से एक माने जाते हैं। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो नीरज चोपड़ा को मिला है, जो कि हम देखते हैं इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेके आए थे, और मतलब जेवलिन में लेके आए थे। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मीराबाई चानू को, जिन्होंने भारोत्तोलन में हम लोग देखते हैं ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और इस टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हमारी हॉकी टीम को। और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है, सुमित को और प्रमोद को, जो दोनों ही गोल्ड मेडल लेके आए थे पैरा ओलंपिक्स में। और वहीं पैरा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड बोले तो वो अवनी लखेरे को मिला है, जिन्होंने शूटिंग में हम देखते हैं पैरा एथलीट के रूप में गोल्ड मेडल जीता था पहली बार किसी महिला ने। तो दैट्स ऑल।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, वो आई है सहाय स्कीम को लेके, कि झारखंड जो सरकार है उसने सहाय स्कीम एक लॉन्च की है नई, जो बेसिकली यूथ को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए, जिससे स्पोर्ट्स को पूरे राज्य में बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए लॉन्च की गई है। तो दैट्स ऑल, बस हमें स्कीम का नाम याद रखना है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है गुजरात के एक बायोटेक रिसर्च सेंटर को लेके। अभी हाल ही में उन्होंने एक जो पीसीआर बेस्ड मेथड खोजा है, जिसके तहत वो 8 घंटे में ओमिक्रॉन वायरस का पता लगा लिए करेंगे किसी का भी टेस्ट करने के बाद में। तो ये अभी तक सबसे तेज है। और बाय द वे, इनकी न्यूज़ आते ही तुरंत दिल्ली की जो आईआईटी है उन लोगों ने कह दिया है कि दिल्ली का जो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बेसिकली कह दिया है कि हम लोग एक ऐसी पीसीआर बेस्ड मेथड बना रहे हैं जिससे हम 90 मिनट में ही पता लगा लेंगे। तो उनका अभी बना नहीं है, ये गुजरात वाला बन चुका है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है टोर्नेडो स्वार्म के बारे में, कि बेसिकली यूएस में जो केंटकी करके एक प्रांत है वहाँ पे आया है, जिसमें तकरीबन 88 लोग मर गए हैं, काफ़ी जगह लाइट चली गई है, घर के घर तबाह हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इसने। बस हमें पता होना चाहिए कि स्वार्म जो टोर्नेडो है वो कहाँ पे आया है, तो वो यूएस में आया है। और टोर्नेडो कैसे हम जानते हैं, नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है ग्लोब का, उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं। लो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी की वजह से ये बनते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सिमोन बाइल्स को लेके। हम लोग जानते हैं जिम्नास्टिक प्लेयर हैं वो बहुत अच्छी, और अभी ओलंपिक में वो फाइनल्स में थी बाय द वे, और फिर भी उन्होंने अपने मेंटल प्रॉब्लम्स के चलते अपना नाम वापस ले लिया था, तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी। तो सिमोना बाइल्स को इस बार टाइम्स मैगजीन का बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है, बेसिकली देखो ये न्यूज़ नहीं है लेकिन इसके बारे में पूछा जरूर जाएगा। अभी क्या है, एस राजमौली जिन्होंने एक मूवी निकाली थी बाहुबली नाम से, उनकी ही एक दूसरी मूवी आने वाली है RRR। तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक देखो वो तो फिक्शन के रूप में दिखाएंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी हो जाता है कि वो जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो किस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो 1922 में एक अल्लूरी सीताराम राजू थे और जो कोमाराम भीम थे, इन दोनों ने रंपा रिवेलियन में भाग लिया था। तो हम देखते हैं उसी समय 22 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था। 1822 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसमें जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी राइट्स थे वो आम इंसानों के छीन लिए गए थे। तो उसको लेके 100 साल बाद ये जो हम देखते हैं रंपा रिवेलियन हुआ था। इसमें फिर हम देखते हैं ये लोग गोंड कमेटी से थे, भीम थे, उन्होंने तेलंगाना में भी काफ़ी काम किया था। और फिर हम देखते हैं सीताराम राजू है, उनको पेड़ से बांध के अंग्रेजों को द्वारा गोली मार दी गई थी। तो ये मनपम रिवेलियन भी कहा जाता है बाय द वे इसको। तो ओवरऑल बस हमें ये जानना जरूरी है कहाँ पे हुआ था और ये लोग असलियत में कौन थे, बस दैट्स ऑल। और ये कब हुआ था, किस रिवेलियन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब इस पे अगर कोई मूवी बन गई है तो उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रंजन गोगोई को लेके, कि अभी रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में एक प्रिविलेज मोशन आया है। देखो बेसिकली होता क्या है कि एक सेशन में जो अलग अलग पार्लियामेंट सेशन चलते हैं उनमें कम से कम एक दिन आना हमारा जरूरी होता है। और जो रंजन गोगोई हैं, जो हम जानते हैं पहले सीजीआई भी रहे हैं, उन्होंने जो रामलला वाला जो केस था वो भी उन्होंने ही सॉल्व किया था। तो उसको लेके उनके ऊपर ये प्रिविलेज मोशन लाया गया है एक एमएलए के द्वारा, कि वो आए नहीं है, कि सेशन चल रहा है वो सेशन में एक भी दिन नहीं आए, पहले भी नहीं आए थे। तो बेसिकली के जो पार्लियामेंट है, जो हाउस है, उसकी डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, वो इसको लेके लाया गया है। तो अब देखते हैं इस पे फैसला क्या आता। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो हुआ क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है, हम लोग जानते हैं गुजरात के पास में पाया जाता है, वहाँ पे जो केबल्स वगैरह लगी हुई हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा टकरा के मर जाते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्पीसीज में आते हैं। जीआईबी जो IUCN की रेड डाटा बुक है उसमें भी है, और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंचुरी है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि एंडेंजर्ड की स्पीसीज में आते हैं। तो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा था कि जितनी भी जो आपकी वायर्स हैं इन सबको, केबल्स को अंडरग्राउंड करो वरना ये लोग मर रहे हैं। तो इस ऑर्डर को हमारी जो सरकार है उसने फिर से कहा है रिविजिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, उसको अगर अंडर करते भी हैं, चलो जीआईबी को तुम लोग बचा लो, जीआईबी मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बच जाएगी, बट इनको करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आएगा अंडरग्राउंड करने में, जिस वजह से हम लोगों ने जो इंडिया के टारगेट्स रखे हुए हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज वगैरह को जो पूरा करने के लिए और भी चीज़ें पूरा करने के लिए, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो वो टारगेट भी बर्बाद ना हो और भी चीज़ें हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक दोबारा याचिका लगाई गई है कि अपने ये
पूरे फैसले को रिविजिट किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है। और बाद में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम देखते हैं गुजरात का नेशनल पक्षी भी है, स्टेट जो बर्ड है वो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है बक्सा टाइगर रिजर्व को लेके, कि बक्सा टाइगर रिजर्व में 23 साल बाद कोई टाइगर देखा गया है। अब वही ये कि खास न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, बस बक्सा टाइगर रिजर्व अगर न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये वेस्ट बंगाल में है। और अगर टाइगर्स की बात करें तो हम जानते हैं 70% दुनिया की टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। और जो तकरीबन 53 टाइगर रिजर्व है जो इंडिया में बने हुए हैं अलग अलग। और जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था उसके तहत 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन डबल करनी थी हम लोगों को 2010 से, जो इंडिया ने 2019 में ही डबल कर ली, मतलब टाइगर से पहले। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 को लेके। इसको बाय द वे राज्यसभा में पास कर दिया गया है। अब देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि ये सैलरी या कंडीशंस को लेके होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, ये उनके पेंशन्स को लेके है। कि अगर कोई जज है जो रिटायर हो चुका है, अगर वो 80 साल का होता है, फिर 85 साल का होता है, फिर 90 साल का, 95 साल का, 100 साल का, तो उसकी सैलरी में, उसकी जो पेंशन है, सैलरी नहीं पेंशन में तकरीबन 20% का इंक्रीमेंट लग जाया करेगा। तो बस इनकी पेंशन में थोड़ा चेंज आया है, बस दैट्स ऑल। मतलब अगर कोई 100 साल तक जीता है तो पेंशन ऑलमोस्ट डबल कर दी जाएगी, 20 लगेगा, 5 बार डबल हो जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है लोकपाल ऑनलाइन को पोर्टल को लेकर। देखो लोकपाल हम लोग जानते हैं, अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके बाद में लोकपाल का गठन किया गया था। आज भी लोकपाल की ये हालत है कि उसके पास में एक अच्छा ऑफिस भी नहीं है खुद का। और लोकपाल खुद सीबीआई के अंतर्गत काम कर, सीबीआई से अपनी मदद लेता है अपने कामों के लिए। सीबीआई या मान लो हम सीआरबीसी का काम लेता है, और वो लोग खुद अपने सेंटर के अंतर्गत फंसी हुई हैं। तो लोकपाल हम जानते हैं कितना ही काम कर रहा है इंडिया में, वो बात अलग है। लेकिन अभी हाल ही में लोकपाल ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, कि जो हम जानते हैं लोकपाल एंड लोक आयुक्त बिल 2013 उसके तहत लॉन्च किया गया है। जिसमें बेसिकली ये है कि किसी भी तरह की जो शिकायतें हैं अगर हम लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, लोकपाल से करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो अगर आज के द हिंदू की बात की जाए तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो जो कैबिनेट ने तकरीबन 76,000 करोड़ का अप्रूवल कर दिया है सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए बजट दिया है, उसके बारे में एक न्यूज़ है। इसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। एक न्यूज़ आई है जो हम देखते हैं, आखिरी सर्वाइवर थे वरुण सिंह, हम लोग जानते हैं जो चॉपर क्रैश अभी हुआ था हमारे विपिन जी का, उसमें जो आखिरी सर्वाइवर थे उनकी भी कल मृत्यु हो गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो हिजबुल कमांडर के बारे में आई है जिसको मार दिया गया है जम्मू कश्मीर में। एक जो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऐसा क्रिएटर है, उसने वोटर्स के डाटा को सिक्योर करने के लिए सेंटर से कहा है, तो एक उसकी न्यूज़ आई है। ये भी कोई जरूरी नहीं है, बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर की जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे इसी के बारे में पढ़ना है। तो न्यूज़ ये आई है कि तकरीबन 76,000 करोड़ का एक बजट बनाया है केंद्र सरकार ने, जिसको अप्रूवल भी दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है, और हाँ बाय द वे सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ और पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए तकरीबन 2.3 लाख करोड़ का बजट है ये, जिसमें बूस्ट किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसे मतलब सीधी सी बात है, जो भी जितनी ज़्यादा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेगा उनको उतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और ये जो बनाया गया है बजट, ये इसी के लिए बनाया गया है, इंसेंटिव देने के लिए। अब देखो है क्या ना, आजकल सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है इंटरनेशनली। हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच का होता है सेमीकंडक्टर, बाय द वे अगर बोली जाए तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए वही काम आता है। और आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें बिना इंटीग्रेटेड सर्किट के वो चल ही नहीं सकता। इवन दो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हम अगर एक सिंपल इंजन कार की भी बात कर लेना तो उसमें भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग की बात करें तो वो तकरीबन 40% आ जाती है, जो एक समय 10% 20% हुआ करती थी। तो इलेक्ट्रिक उपकरण आजकल हर जगह बढ़ते जा रहे हैं और इंटरनेशनली सेमीकंडक्टर्स की बहुत कमी आ गई है। आज हम देखें तो यूएसए है जो दुनिया के 47% सेमीकंडक्टर बनाता है, साउथ कोरिया सेकंड नंबर पे है 20% के साथ में, और जापान थर्ड नंबर पे है 10% के साथ में। इंडिया में हम देखते हैं कुछ दिनों पहले टाटा की भी एक न्यूज़ आई थी, हम लोगों ने करंट में कवर भी की थी। और एक ये भी न्यूज़ आई थी कि रिलायंस भी सेमीकंडक्टर के जो क्षेत्र है उसमें कूद रहा है। और ओवरऑल में बस बात ये की जाए तो जो सेमीकंडक्टर्स के लिए सरकार ने भी बजट बना दिया है इंसेंटिवाइज करने के लिए। अब हम बात करें ना कि जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 2023 तक तकरीबन $400 बिलियन का हो जाएगा। और आज भी हम लोग ज़्यादातर हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन $70 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंपोर्ट करते हैं आज भी इंडिया में हर साल। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए भी इंडिया में इंडिजीनियस तरीके से चीज़ें बनाना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
जो आई है पीएम कृषि संचय योजना को लेके, PMKSY को लेके। तो बेसिकली ये योजना किस लिए थी हम लोग जानते हैं, वाटर, डैम, इरिगेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। हर खेत को पानी योजना भी इसके अंतर्गत ही शुरू की गई थी कि हर किसी को पानी पहुंचाया जाएगा, ये वो। तो ये योजना खत्म होने वाली थी अभी 2021 में, इसको 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और तकरीबन 93,000 करोड़ का इसमें बजट रख दिया गया है। बस दैट्स ऑल, इतनी न्यूज़ है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो अभी आई है बांग्लादेश को लेकर, कि बांग्लादेश का 15th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हम लोग देखते हैं। और जो अब्दुल हमीद है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है बाय द वे, और उन्होंने इनविटेशन भेजा है किसको, हमारे जो रामनाथ कोविंद है इंडिया के प्रेसिडेंट, उनको। तो वहाँ पे रामनाथ कोविंद जाएंगे तो उनके यहाँ पहले तो जो उनकी इंडिपेंडेंस डे की परेड वगैरह है, जो भी सेलिब्रेशन होंगे उनमें शरीक होंगे। और उसके बाद में एक मंदिर है, हम जानते हैं कि एक सर्च लाइट ऑपरेशन था जो पाकिस्तान के द्वारा 1971 में चलाया गया था, जिसमें बांग्लादेश में ढूंढ ढूंढ के लोगों को मारा गया था कि जो लोग भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें एक मंदिर वगैरह भी तोड़ दिए गए थे। तो जो श्री रमणा काली मंदिर था उसको भी तोड़ दिया गया था, ढाका में था, तो इसको दोबारा बना दिया गया है। तो इसको भी हमारे प्रेसिडेंट वहाँ पर जाके इनॉग्रेट करेंगे। और जो बाय द वे अगर रमणा काली टेम्पल की बात कर लें तो ये मूर्ति वगैरह ये सब स्थापित की गई थी मुगल काल में। और बाद में हम देखते हैं 1882 से लेकर 1913 के बीच में जो राजेंद्र नारायण थे, उनकी वाइफ थी रानी देवी, बेसिकली जो वहाँ पे रूलर थे रानी देवी। तो उन्होंने इसको डेवलपमेंट करके मंदिर बनवाया था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा तोड़ दिया गया था, पाकिस्तान की फौजों के द्वारा, जो अभी दोबारा बन गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है मालिनी को लेके। मालिनी बेसिकली हम बताएं जो द हिंदू है उनकी चेयरपर्सन ही है। तो इनको कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल अवार्ड मिला है हाल ही में, अपनी अच्छी मतलब द हिंदू की अच्छी जर्नलिज्म की वजह से। तो दैट्स ऑल। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में भी द हिंदू अगर टॉप 15 की बात, टॉप 15 पेपर्स की बात करते हैं तो टॉप 15 मीडिया एंटरप्राइजेस में से एक आता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है दुर्गा पूजा को लेके, कि अभी जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को भी डाल दिया है। बेसिकली ऐसी कोई भी पूजा है या ऐसा कोई भी कल्चर जो डाइवर्सिफाई ज़्यादा हो, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो यूनेस्को ने हाल ही में दुर्गा पूजा को भी डाला है। पहले हम देखते हैं योगा हुआ, कुंभ मेला हुआ, इन सबको भी डाल रखा है। वहीं यूनेस्को की बात करें तो हम जानते हैं 193 मेंबर्स हैं, इसके 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। और 2019 में यूएसए और इजराइल ने इससे बाहर निकल गए थे यूनेस्को से बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है वेस्ट एशिया को लेके, कि अभी हाल ही में जो यूएस नेवी है उसने एक फ्लोटिंग टारगेट को लेजर वेपन से उड़ाया है वेस्ट एशिया में। अब मतलब परीक्षण किया बेसिकली। और हम देखते हैं कि ये गल्फ ऑफ एडन है, हौथी वो जो हौथी रिवेलियन है उसके खिलाफ में किया गया है, गल्फ ऑफ एडन के पास में, सुएज कैनाल वगैरह जहाँ पे है वहीं पे। अब ये वहाँ पे क्यों किया गया है वजह देखो, पहले अपन यमन की थोड़ी बात कर ले रहा है। यमन में दो ग्रुप हैं, एक तो हम जानते हैं हैदी ग्रुप है जो वहाँ पे पहले रूल भी करते थे, और एक हौथी रिबेलियन ग्रुप है। हैदी ग्रुप बेसिकली वहाँ का सरकारी ग्रुप मान लो, और हौथी रिबेलियन ग्रुप है। तो हैदी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। आज अगर यमन की बात करें तो ज़्यादातर कंट्रोल रिबेलियन ग्रुप का ही है, हौथी ग्रुप का ही। तो हैदी ग्रुप को जो सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया मतलब हैदी ग्रुप को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, और जो हौथी ग्रुप है जिसने हम देखते हैं एक समय सना जो वहाँ की कैपिटल है उस पर भी कब्जा कर लिया था, उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो हैदी ग्रुप को जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है उसको ही ट्रंप सरकार ने भी सपोर्ट किया था। ट्रंप ने अपनी वीटो पावर यूज करते हुए उसको सपोर्ट किया था, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था। फिर बाद में हम देखते हैं कि अभी बाइडन वगैरह आए हैं, तो बाइडन ने पॉलिसीज में अंतर लाया है। बाइडन ने जितना सपोर्ट, जो चीज़ एड वगैरह वहाँ पे पहुँचा रहे थे, वो चीज़ अब बदलने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उस जगह थोड़ा दबदबा बना रहे यूएस का। और सुएज कनाल जैसी चीज़ें जो कि इंटरनेशनली हम देखते हैं दुनिया का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन उसी से होता है, वो रुके ना। इस वजह से यूएसए चाहता है कि हमारी वहाँ पे पावर बनी रहे, और उसी के चलते ये फ्लोटिंग टारगेट को लेजर वेपन से उड़ाने वाला टेस्ट भी वहीं किया गया है यूएस नेवी के द्वारा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अंडर 18 सेफ चैंपियनशिप को लेके, कि जो अंडर 18 सेफ चैंपियनशिप है और अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप है, फुटबॉल की होती है बाय द वे ये। तो ये दोनों ही अगले साल भारत होस्ट करने वाला है। तो बस ये छोटी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है वुमेन जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसको लेके, जो न्यूजीलैंड में होने वाला है। हम लोग देखते हैं मार्च से शुरू होगा ये, और ये भारत
के साथ में पाकिस्तान का पहला मैच है इसमें, और न्यूजीलैंड में शुरू होने वाला है बस। और 90 और देखो, जब हम बात करते हैं कि ओडीआई मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट का और ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप 1973 में शुरू हुआ था, जबकि मेंस 1975 में। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप मतलब उससे भी पुराना है। और बाद में इंडिया की बात की जाए, इंडिया ने इसे कभी होस्ट किया है, तो हाँ, इंडिया ने 1978 में और 1997 में 2 बार होस्ट किया है। और बाद में इंडिया 2 बार रनर अप भी रहा है। पिछली बार भी हम लोग देखते हैं इंडिया रनर अप रहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से हार गया था बाद में। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है रुपए और भीम को लेके। रुपए कार्ड और जो भीम यूपीआई है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वही है कि हम देखते हैं भूटान और सिंगापुर में भी यूपीआई वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटली हम लोग अपनी चीज़ों को बदल सकें। रुपए कार्ड्स बनने लगे आजकल, हम लोग ज़्यादा बैंकों पे एटीएम कार्ड बनवाने जाए तो रुपए कार्ड बना के देते हैं। वही है ना कि वीज़ा वगैरह कार्ड हो गए, ये सब चीज़ें बाहर की कंपनियां हैं। तो इंडियन कंपनी रुपए है, तो उसको प्रमोट करने के लिए उनको रुपए क्यों दिए जाए, सीधी सी बात है। तो इंडियन कंपनी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने रुपए और भीम जैसी चीज़ें लेके आई थी, जो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। और हाल ही हम देखते हैं भूटान और सिंगापुर ने भी इनको अपना लिया है, और ये प्रमोट करने के लिए इसीलिए और बैट लाया गया है कि ऑलमोस्ट इसको इंटरनेशनल किया जा सके। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है फाइनेंशियल टाइम्स को लेकर, कि हम देखते हैं टाइम मैगजीन के पीछे करते करते ही फाइनेंशियल टाइम मैगजीन ने भी जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो एलन मस्क को दे दिया है। तो बस ये छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आरबीआई को लेकर, कि आरबीआई हम देखते हैं पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। होता क्या है कि बैंकें जब अच्छे से काम नहीं कर रही होती हैं तो आरबीआई उनको पीसीए के अंतर्गत डाल देता है, जिसमें उसने 3 थ्रेशोल्ड बना के रखे हैं अलग अलग, कि 6.9% का अगर तुम्हारा कैपिटल रिस्क चल रहा होगा तो तुम फर्स्ट थ्रेशोल्ड में हो। 9 से 12% का चल रहा होगा तुम्हारा कैपिटल रिस्क तो तुम सेकंड रिस्क थ्रेशोल्ड में हो। और 12% से ऊपर कैपिटल रिस्क का वो रिस्क चल रहा होगा तो तुम थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड में हो। और जो थर्ड में आ जाते हैं फिर बैंक उनके बोर्ड को सीधे आरबीआई ही संभालने लगता है, उन लोगों को हटा देता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स तक को। तो अभी तक इसमें क्या होता था, पीसीए में केवल और केवल बैंक कवर होते थे। आरबीआई ने कल कह दिया है कि पीसीए के अंतर्गत अब बैंक के साथ साथ में जो एनबीएफसी से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस उनको भी कवर किया जाएगा अक्टूबर 2022 के बाद से। तो दैट्स ऑल, बस यही न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है लद्दाख को लेके, कि लद्दाख ने अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन 91.1 एफएम कल लॉन्च किया है। और सोचो कितनी बड़ी बात है कि 1977 में भारत के एफएम शुरू हुए थे, जो कोडई कनाल में पहला एफएम शुरू हुआ था। और आज इंडिया में पैन इंडिया में बोला जाए ना तो एफएम की बहुत ज़्यादा रीच है, और जबकि लद्दाख को अपना पहला एफएम आज मिला है जाके। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सेक्स वर्कर्स को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी इंडिया में सेक्स वर्कर्स हैं उनको आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड और उनके वोटर कार्ड अगले 4 हफ्ते में बन जाने चाहिए। क्योंकि देखो, एक है दरबार महिला समन्वय समिति, तो उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। बेसिकली देखो, जितने भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके पास में ज़्यादातर अपने आईडेंटिटी कार्ड्स नहीं होते हैं सही, और इसी वजह से वो सरकार की जो स्कीम है उनका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो उनको भी सरकार की स्कीमों का लाभ मिल सके और वो भी उस पॉवर्टी से बाहर निकल सकें, क्योंकि अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एड वो पॉवर्टी में है, दैट्स ऑल, उसकी वजह से कर रहे हैं। उससे वो बाहर निकल सके और सरकार की स्कीमों का लाभ उन्हें भी मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को लेके। हुआ क्या ना, WTO में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला 3 देशों ने भारत के खिलाफ एक अपील दर्ज की थी कि भारत अपने देश में शुगर जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग उनको 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। और WTO कहता है कि 10% से ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकते तुम, सीधी सी बात है। तो भारत ने WTO के रूल्स को फॉलो नहीं किया और भारत ये केस हार गया है WTO में। अब भारत दोबारा अपील तो करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं लगते कि भारत को कोई मतलब भारत के जीतने के चांसेस तो नहीं है। और भारत पे हो सकता है WTO कुछ रिलेटेड सैंक्शंस लगा दे, और आने वाले समय में जो भारत अपने किसानों को सब्सिडीज दे रहा है शुगर पे, उसको हो सकता है कम भी करनी पड़े। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है एक लोकल डिज़ाइन सोलर पैनल को लेके। एक है सोलर हमाम, बेसिकली ये हिमाचल में बनाया जा रहा है आजकल, और हिमाचल में पानी यानी गर्म करने के बहुत ज़्यादा काम आता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता जा रहा है वहाँ पे एनर्जी बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो बस अगर न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए कि सोलर हमाम क्या है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है शिंजियान 605 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को लेके। तो इस सैटेलाइट को चाइना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है कल, और बेसिकली जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके लिए सैटेलाइट को काम में लिया जाएगा, बस दैट्स ऑल।
अब वही है कि चाइना के द्वारा सब तो बताया नहीं जाता, केवल इतना ही बताया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है दुबई को लेके, कि दुबई इंटरनेशनली फर्स्ट ऐसी गवर्नमेंट बन गई है जिसने अपनी गवर्नमेंट के ऑल जितने भी काम चलते हैं उन सबको पेपरलेस कर दिया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है सेंट मिसाइल लॉन्च को लेके, कि जो इंडियन एयरफोर्स है और डीआरडीओ है, इन दोनों ने मिलके एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है SANT सेंट, इसको अभी परीक्षण किया है जो कि सफल भी रहा है। तो बस दैट्स ऑल। अगर हम बात करें न्यूज़ तो इतनी थी। एक एडिटोरियल आया जो कि आया 1971 की जो वॉर है उसको लेके, कि 1970 वॉर के बाद इंडिया को क्या मिला और बांग्लादेश को क्या मिला। तो देखो, इंडिया में पहले रेफ्यूजी क्राइसिस बनी रहती थी, हम लोग देखते हैं, और वो कम हुई है जब से 1971 की वॉर हुई है और बांग्लादेश को आज़ादी मिली है, रेफ्यूजी कम आना स्टार्ट हुए हैं। फुल विक्ट्री इंडिया को पहली मिली थी, क्योंकि उससे पहले हम देखें पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी वॉर हो चुकी थी, बट उनमें कॉन्फ्लिक्ट था कि हाँ पाकिस्तान कहता था हम जीते, इंडिया कहता था हम जीते। पार्शियल विक्ट्री थी इंडिया की अगर पाकिस्तान की पहली वॉर के साथ देखी जाए, और चाइना की वॉर के साथ में दोनों लोग कहते हैं कि हम जीते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। इंडिया की फुल विक्ट्री हुई थी यहाँ पे 71 में पहली बार, जब हम देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान के सोल्जर्स ने अपनी गन्स उतार के रख दी थी, और फिर वो फोटोज वगैरह भी निकली थी कि वहाँ पे साइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स वगैरह, उन्होंने हार मान ली है। तो ये बहुत बड़ा बैकलिश था पाकिस्तान के लिए। और वहीं हम देखते हैं इंडिया एक हार्ड पावर के रूप में उभरा था साउथ ईस्ट एशिया की, अगर हम लोग बात करते हैं तो साउथ एशिया की बात करते हैं। इंडिया और यूएसएसआर ने आपस में एक ट्रीटी भी की थी, जिसके बारे में जिसको भी अभी 50 साल हो गए, जिसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था करंट में। और जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो 7 सिस्टर्स के स्टेट्स हम लोग बोलते हैं, उसमें भी पीस स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही है 1971 की वॉर इंडिया के लिए। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के लिए क्या फ़ायदा रहा। तो हम देखते, और हाँ बाय द वे कुछ चीज़ें और है कि जैसे भारत को NAM में जो नेम की बात करते हैं हम लोग, नॉन अलाइन मूवमेंट, उसको भी बढ़ावा मिला था। भारत उपनिवेश के खिलाफ लड़ता है, अराजकतावाद के खिलाफ लड़ता है, इसको भारत स्ट्रांगली बता पाया। भारत मानवीय सहायता देता है, ये भी दिखा पाया। और भारत ने ये दिखाया कि हम अपने देश से बाहर दूसरी जगह घुस के भी ऑपरेशन चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश को क्या फ़ायदा हुआ। तो देखो, बांग्लादेश में जब से ये चीज़ हुई है तब से बांग्लादेश ने लगातार विकास किया है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जिसने रिफॉर्म्स लेके आए। भारत बांग्लादेश के संबंध और अच्छे हुए हैं, 2010 के बाद तो और ज़्यादा अच्छे हुए हैं, हम लोग देखते हैं। बे ऑफ बंगाल में पीस स्थापित हुआ है, और ये स्ट्रेटेजिकली देखते हैं इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ है। और जो रेफ्यूजी क्राइसिस थी उसमें सुधार भी हुआ है। अब देखो हुआ क्या था ना, देखो हम देखते हैं 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट बनी थी, जो कि आते थे ईस्ट पाकिस्तान से। तो कभी भी जो आज का पाकिस्तान है, उन्होंने उनको अपने प्रेसिडेंट के रूप में माना ही नहीं था, अपने PM के रूप में माना ही नहीं। तो जब वो जीते तो ये लोग उससे परेशान रहते थे, क्योंकि वो एक बंगाली थे। बाद में हम देखते हैं मार्च 1971 को इनको गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश में अलगाव शुरू हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेजता है बांग्लादेश में, और लोगों को मारता है, अत्याचार करता है, लाखों लोगों को मार दिया जाता है बांग्लादेश में। तब फिर एक मुक्ति वाहिनी करके एक फौज बनती है, जो कि बांग्लादेश के लोगों को द्वारा ही बनाई जाती है, जिसको भारत सपोर्ट करता है। भारत मिलिटियन बटालियन वगैरह के द्वारा सपोर्ट करता है, भारत उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है, जिससे वो लोग पाकिस्तान से लड़ सके। एट दी एंड हम देखते हैं 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान अटैक करता है भारत पे, और भारत तब इंटर करता है बांग्लादेश में, और 16 दिसंबर 1971 तक भारत पूरी तरीके से जीत लेता है इस पूरी ही लड़ाई को। और वही है कि अगर हम यहाँ बात करें ना, तो वॉर में उतरना भारत की मजबूरी बन गई थी। भारत चाहता नहीं था वॉर में उतरना, और ना ही भारत ने पहला वार किया था। पहला वार पाकिस्तान की तरफ से हुआ था 3 दिसंबर को। और देखते हैं ये बहुत बड़ी जीत रही थी, जो कि जिसमें हम लोग जीते थे। तो दैट्स ऑल। बस यही इम्पैक्ट है कुछ आज के समय में अगर बोले जाए तो 1971 वॉर के रहे हैं, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही इससे फायदा हुआ है। तो दैट्स ऑल। अगर हम आज की बात करें 16 और 15 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।